Hey friends, good evening. I am Pragati. I hope you guys are very well. जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली वीडियोस में न्यू अपॉइंटमेंट कवर किया था और आज की वीडियो में हम देखेंगे जो ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नदी तंत्र। भारत का नदी तंत्र दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है हिमालय की नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो आज हम इस वीडियो में हिमालय की नदियाँ कवर करेंगे। वैसे ऐसा सुनने में लगता है कि भारत की नदियाँ बहुत टफ होती हैं, याद नहीं होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं हमने सब कवर की है और सब इजीली अभी आसानी से याद हो जाएगा आपको, बस वीडियो को एक बार देखने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हिमालय की नदियाँ। हम देखते हैं हिमालय नदियों को तीन प्रमुख नदी तंत्र में विभाजित किया गया है। पहला है आपका सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है आपका गंगा नदी तंत्र और तीसरा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मतलब हम कह सकते हैं कि हिमालय का जब उद्गम नहीं हुआ था, मीन्स हिमालय की प्लेटें जब आपस में टकराईं और जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उसके पहले से ही ये तीनों नदियाँ आपकी बहती हैं वहाँ पे। कौन कौन सी? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हम देखते हैं नदी किसको कहते हैं। नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत प्रायः कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है और वो पानी किसी सागर या झील में गिरता है। चलिए, नदी हमें समझ में आ गया। हमने देख लिया हिमालय की नदियाँ तीन टाइप की होती हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र। मतलब सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की डेफिनेशन देख ली हमने। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो देखते हैं सिंधु नदी तंत्र तीन देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी? चीन, भारत और पाकिस्तान। और तीनों देश आपके एक दूसरे के पास पास हैं। चीन, मतलब पहले चीन सिंधु नदी का चीन से उद्गम होता है। चीन के बाद वो भारत आती है, फिर भारत से पाकिस्तान में जाती है और पाकिस्तान में जाने के बाद अरब सागर में जाके गिर जाती है। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन सा सिंधु नदी तंत्र की बात हम कर रहे हैं। तो देखिए, बहुत ईजिली मैंने इसको अपनी लैंग्वेज में लिखा है और आपको पता है जब हम कोई चीज़ अपनी लैंग्वेज में याद करते हैं या पढ़ते हैं तो हमें बहुत आसानी से समझ में आता है, बुक की लैंग्वेज से ज़्यादा अच्छे से। तो है क्या पहला पॉइंट आपका, सिंधु नदी चाइना से होते हुए लद्दाख, लेह में प्रवेश करती है। मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले इसका उद्गम स्थल होता है चाइना के मानसरोवर झील से। अभी हम आगे देखेंगे, चाइना के मानसरोवर झील से निकलती है वो और उसके बाद इंडिया में प्रवेश करती है। इंडिया में सबसे पहले कौन से शहर में प्रवेश करती है? लद्दाख, लेह में। फिर गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र से गुजरती हुई, गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र कहाँ पे है? काराकोरम के दक्षिण साइड में। गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र से गुजरती हुई काराकोरम के दक्षिण साइड से पाकिस्तान के मैदानी भाग में प्रवेश करती है और प्रवेश करके वो सीधा यू टर्न लेती है किसकी तरफ? दक्षिण की साइड में, और दक्षिण की तरफ मुड़ती है और फिर कराची से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। आपको पता है ना कराची कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो हमने बात किया चाइना के मानसरोवर झील से उद्गम होती है, इंडिया के लद्दाख में प्रवेश करती है, लद्दाख के बाद गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए काराकोरम के दक्षिण साइड से पाकिस्तान में प्रवेश करती है और सीधा दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, तो कराची शहर से होते हुए सीधे अरब सागर में गिर जाती है। देखिए, हम इसको एक ऐसे छोटा सा फ्लो चार्ट बनाए हैं। ओरिजिन पॉइंट इसका कहाँ है? ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है इसका? तिब्बत, मानसरोवर झील के पास से। और किस पर्वत से? कैलाश पर्वत से निकलती है, चाइना से। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद फिर देखिए कहाँ पे आती है? लद्दाख। फिर लद्दाख के बाद गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में आती है और उसके बाद मैंने आपको बताया तेजी से साउथ के साइड यू टर्न लेती है और सीधा कहाँ पे आती है? पाकिस्तान प्लेन्स में। मतलब पाकिस्तान के पठारों से होते हुए नियर कराची के पास से कहाँ चली जाती है? अरब सागर में। और ये कराची के पूरब साइड से निकलती है। जब कराची की पूरब साइड से निकलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कराची सिंधु नदी के पश्चिम साइड में पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे छोटा सा लिख दिया है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे हम सिंधु नदी के कुछ
पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। कौन सी आपकी, हम सिंधु नदी की बात कर रहे हैं अभी। तो सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 3180। दूसरा पॉइंट है आपका 11,65,000 किलोमीटर स्क्वायर में इसका पानी फैला हुआ है, सिंधु नदी का। थर्ड पॉइंट है आपका, ये सबसे लंबी नदी है पाकिस्तान की, मतलब इंडिया की एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 3180 किलोमीटर। एंड आपका ये 11,65,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इसका पानी फैला हुआ है, और ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। और पाकिस्तान की नेशनल नदी क्या है आपकी, सिंधु नदी। और आपकी इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपको पता ही है, गंगा। तो फोर्थ पॉइंट है इसका, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जो 243 किलोमीटर स्क्वायर पानी अपने साथ लेके चलती है, नील नदी का भी 2 गुना। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्या है, नील नदी। तो नील नदी का भी 2 गुना पानी अपने साथ लेके चलती है, कितना, 243 किलोमीटर स्क्वायर। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम, सिंधु नदी की। ये सिंधु नदी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अक्सर, और आगे भी पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमने एक फैक्ट लिखा है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगत्जे। चलिए आगे देखते हैं, सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जो कि मेन ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये 5 नदी हैं, कौन कौन सी आपकी, सतलज, थोड़ा ऊपर चले गए थे हम। तो सिंधु नदी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी, 5 नदियां, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। चलिए फर्स्ट पॉइंट हम थोड़ा सतलज के बारे में देख लेते हैं। सतलज एकमात्र सहायक नदी है कि ये भारत में ना शुरू होकर तिब्बत से चालू होती है, और सतलज का भी जो ओरिजिन है वो मानसरोवर झील से है। सिंधु का भी ओरिजिन हमने बताया था आपको, मानसरोवर लेक से है, तिब्बत के मानसरोवर लेक से। और जो इसकी पहली मुख्य सहायक नदी है सतलज, इसका भी जो ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ पे है, तिब्बत के मानसरोवर लेक से ही। चलिए दूसरा है ब्यास। ब्यास क्या है, ब्यास एकमात्र नदी है जो भारत में ही चालू होकर भारत में ही खत्म हो जाती है, मतलब इसका ये भारत में ही स्टार्ट होती है और भारत में ही जाके सतलज से मिल जाती है। तो ब्यास एकमात्र नदी है जो भारत में ही चालू होकर भारत में ही खत्म हो जाती है, मतलब ब्यास जाकर सतलज में मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जहाँ पे सतलज और ब्यास का संगम होता है, जहाँ पे सतलज और ब्यास एक दूसरे से मिलती हैं, वहीं से भारत की सबसे लंबा नहर कौन सा, इंदिरा गांधी नहर निकलता है। और वो जगह कहाँ पे पड़ता है आपका, पंजाब के हरी के क्षेत्र में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सतलज और ब्यास का संगम कहाँ पे होता है, पंजाब के हरी के क्षेत्र में, और वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भाखड़ा नांगल बांध है वो भी यहीं पे स्थित है, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, भाखड़ा नांगल बांध। चलिए हम जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सिंधु नदी की, कौन कौन से भी हमने बात किया, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसको हम एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, जो हमें ईजिली अभी आसानी से समझ में आ जाएगा। इन्हीं 5 नदियों के बारे में हमें पढ़ना है। सिंधु की नदी का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हमने ऊपर देख ही लिया। तो सबसे पहला है आपका, सबसे पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी है आपकी, सतलज। सतलज का ओरिजिन पॉइंट क्या है, मानसरोवर झील, मानसरोवर, राकस झील, और कहाँ पे, तिब्बत में। मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसका रिमार्क क्या है, ये 400 किलोमीटर का सफ़र सिंध के समांतर तय करती है, मतलब सिंध भी मानसरोवर झील से निकलती है, और आपका सतलज भी मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से। तो और ये सिंधु के साथ साथ 400 किलोमीटर तक का सफ़र सिंधु के समांतर ही तय करती है, और उसके बाद ये भारत में प्रवेश करती है। दूसरा है आपका, जो आपका भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे है, भाखड़ा नांगल बांध आपका सतलज नदी के ऊपर ही है। चलिए सेकंड है आपका ब्यास। सतलज के बारे में हमने पढ़ लिया। ब्यास जो है आपका हिमाचल प्रदेश के ब्यास कुंड से चालू होता है, कहाँ से, रोहतांग के पास से,
और इसका रिमार्क क्या है, कुल्लू और मनाली से फ्लो होता है। और मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये पूरी की पूरी इंडिया में ही है, मीन्स इंडिया में ही शुरू होती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है। चलिए थर्ड है आपका रावी। सतलज और ब्यास के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली। तो जो रावी है आपकी, वो भी रोहतांग पास के कुल्लू पर्वत से, हिमाचल प्रदेश से ही इसका ओरिजिन पॉइंट है। मतलब रोहतांग पास के कुल्लू पर्वत से स्टार्ट होती है और ये आपका रोहतांग पास कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। चलिए इसका हम रिमार्क देख लेते हैं। रावी एक ऐसी नदी है जो कुछ दूर तक भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही चलती है। रावी एक ऐसी नदी है जो कुछ दूर तक भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही चलती है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं चेनाब। और ये आपकी इम्पोर्टेंट नदी है। इम्पोर्टेंट नदी इसलिए है क्योंकि ये आपके सिंधु की सिंधु नदी तंत्र है। और इसको हमने पीछे आपको बताया नहीं कि इसको हम सिंधु नदी तंत्र क्यों बोलते हैं। जब नदी के साथ तंत्र जुड़ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि इसके साथ इसकी सहायक नदियाँ भी जुड़ी हुई हैं, तब हम उसको सिंधु नदी तंत्र बोलते हैं। तो चलिए चेनाब इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये चेनाब जो है आपकी, ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है आपकी 1180 किलोमीटर इंडिया में। और हमने पीछे बात की थी कि सिंधु की लंबाई कितनी है, 3180 किलोमीटर। चलिए और ये चेनाब कहाँ से ओरिजिन होती है, बारालाचा ला पास से। और बारालाचा ला पास कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए हमने लिखा है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो आपका आंसर होगा चेनाब। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा एक इसका फैक्ट है, चेनाब में ऊपर से आके झेलम मिलती है। झेलम अभी हम आगे पढ़ेंगे, झेलम भी सिंधु की ट्रिब्यूटरी है। नीचे से रावी और एकदम नीचे से सतलज, और सतलज में ब्यास मिलती है। चलिए दूसरा पॉइंट है आपका, और ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है चेनाब के बारे में। चेनाब का दूसरा नाम क्या है, चंद्रभागा। अब चंद्रभागा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि चेनाब शुरू होने से पहले दो पानी की लहरें आकर मिलती हैं। मीन्स चेनाब को शुरू होने से पहले इसमें दो पानी की लहरें आकर मिलती हैं। एक का नाम है चंद्र और दूसरे का नाम है भागा, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चंद्रभागा। चेनाब का नाम चंद्रभागा क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें दो पानी की लहरें आकर मिलती हैं, एक चंद्र की और एक भागा की। इन दोनों का संगम से चेनाब बनता है और इसीलिए हम इसको चंद्रभागा भी बोलते हैं। और इन दोनों का संगम जहाँ पे होता है वो संगम होता है हिमाचल के केलांग में। तोड़ी जगह है एक, हिमाचल का केलांग है, उस वहाँ पे एक तोड़ी जगह है जहाँ पे चंद्र और भागा का संगम होता है, तब वहाँ से आपकी चेनाब नदी बनती है। चलिए अब नेक्स्ट है आपका झेलम। लास्ट और नेक्स्ट झेलम है आपका। झेलम देखिए, झेलम कहाँ से निकलता है, वेरीनाग से। वेरीनाग कहाँ है आपका, कश्मीर में। चलिए अब से इसका रिमार्क क्या है, श्रीनगर के वुलर लेक से फ्लो होती है। कहाँ से फ्लो होती है ये, श्रीनगर के वुलर लेक से। आई होप आपको जितनी भी नदियाँ हैं सिंधु की ट्रिब्यूटरीज जितनी है उतना समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं पीछे से। चलिए फर्स्ट है आपका सतलज। सतलज का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, मानसरोवर राकस झील के पास है, और ये है कहाँ पे, चीन तिब्बत में। रिमार्क इसका क्या है, ये 400 किलोमीटर का सफर भारत के बाहर ही सिंध के समांतर तय करती है, उसके बाद भारत में प्रवेश करती है। और जो भाखड़ा नांगल बांध है वो आपका सतलज के ही ऊपर बना है। हम ब्यास के बारे में देख लेते हैं। ब्यास और रावी आपका मीन्स आपका तो ब्यास और रावी में ये दोनों कॉमन है कि दोनों रोहतांग पास से निकलती है। और ब्यास का जो आपका रिमार्क है, ब्यास कुल्लू और मनाली से फ्लो होती है। और रावी एक ऐसी नदी है जो कुछ दूर तक भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही चलती है। चलिए नेक्स्ट आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका चेनाब। मैंने बताया चेनाब इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी, सिंधु की। और ये कहाँ से निकलती है, बारालाचा पास से। और जो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है, इसका 1180 किलोमीटर कहाँ फैली है ये, इंडिया में इसकी लंबाई है। चेनाब का दूसरा नाम चंद्रभागा है। क्यों, क्योंकि हमने बताया क्योंकि ये दो नदियों का पानी आता है जो जिसका नाम चंद्र और भागा है। तो चंद्र और भागा से मिलकर हमारा क्या बना है, चेनाब। चलिए झेलम कहाँ से निकलता है, वेरीनाग से। और वेरीनाग कहाँ पे है, कश्मीर में। और ये श्रीनगर के वुलर लेक से फ्लो होती है। आई थिंक आपको ये पांचों ट्रिब्यूटरी समझ में आई होंगी सिंधु की।
जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आपके सिंधु नदी तंत्र से वो इतने ही बनते हैं। अगर आप इतना कवर कर लेंगे तो आई होप आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और नेक्स्ट है आपका गंगा नदी तंत्र। हमने सिंधु नदी तंत्र खत्म कर लिया, हम गंगा नदी तंत्र पढ़ते हैं। गंगा नदी तंत्र का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है इसमें। फर्स्ट पॉइंट है आपका, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। मैंने आपको पीछे भी बताया। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, यानी कि 25 तो 25 किलोमीटर है। यह दो देशों से होकर गुजरती है, भारत और बांग्लादेश, और भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा आपका, सारे राज्य लगभग एक पास ही पड़ते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। आई होप आपको ये 5 राज्य याद रहेंगे। देखिए गंगा नदी का पानी स्वच्छ होता है। जब आप इसको घर में लाते हैं, अपने घर में ला के रखते हैं, कई कई सालों तक रखा रहता है और इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। अगर आप और कोई पानी ला के रख लें तो देखिए उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसका इतना साफ और शुद्ध रहने का कारण है बैक्टीरियोफेज नामक वायरस। ये बैक्टीरियोफेज नामक वायरस जो है इसमें जो और तरह के अन्य कीटाणु होते हैं उसको ख़त्म कर देता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। आपको पता है ना, गंगा आपके भारत की राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। एंड नेक्स्ट है आपका, गंगा नदी की सहायक नदियां नेपाल से भी आती हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम आगे हम मैप के थ्रू देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह भारत के उत्तराखंड से निकलकर बांग्लादेश चली जाती है। इसका उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमालय ग्लेशियर से हुआ है। आपको पता है गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है, गंगोत्री। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। कौन कौन सी, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं। ये तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अभी जब हम इसको मैप के थ्रू देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम। ये देखिए, हमने अभी आपको बताया कि गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। गंगोत्री ग्लेशियर एंड संतोपत ग्लेशियर। आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी। एंड आपकी संतोपत ग्लेशियर से कौन सी नदी आती है, अलकनंदा। और यही भागीरथी और अलकनंदा मिला के आपका जो देवप्रयाग में मिलती हैं तो क्या बनती है, गंगा नदी बनती है। तो चलिए देखते हैं, अलकनंदा और भागीरथी जब आती हैं तो इनकी कौन कौन सी और सहायक नदियाँ आती हैं। तो अलकनंदा जो है, जब अलकनंदा आती है तो इस साइड से धौली गंगा आके विष्णुप्रयाग में मिल जाती है, अलकनंदा में। और फिर देखिए धौली गंगा के बाद कौन सी आती है, नंदाकिनी जो नंदप्रयाग में मिलती है। और फिर तीसरी नदी कौन सी है, पिंडार नदी आपकी। और ये पिंडार नदी कहाँ पे मिलती है, आपका कर्णप्रयाग में। और इस साइड से केदारनाथ से निकलते हुए कौन सी नदी आती है, मंदाकिनी। और मंदाकिनी आपका अलकनंदा में मिलती है, कहाँ पे, आपका रुद्रप्रयाग में। चलिए, तो अलकनंदा की ये सारी सहायक नदियाँ हैं जो कि विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। उसके बाद आगे गंगोत्री ग्लेशियर से निकली हुई भागीरथी और संतोपत ग्लेशियर से निकली हुई आपकी अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा, ये भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलके क्या बनाती हैं, आपकी गंगा नदी। और गंगा नदी जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं उस स्थान का नाम क्या है, देवप्रयाग। चलिए एक बार हम और देख लेते हैं। धौली गंगा जहाँ पे मिलती है उसको हम विष्णुप्रयाग बोलते हैं, और नंदाकिनी जहाँ मिलती है वो नंदप्रयाग, और जो है आपका पिंडार नदी जहाँ मिलती है वो कर्णप्रयाग। एंड आपका मंदाकिनी जहाँ पे मिलती है वो क्या है, आपका रुद्रप्रयाग। ये सारी नदियाँ आपका कहाँ पे आके मिलती हैं, अलकनंदा में आके मिलती हैं। कौन कौन सी, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी। ये सारी नदियाँ आपका अलकनंदा में मिलती हैं। और अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा मिला के क्या बनती है, आपकी गंगा नदी। और गंगा नदी कहाँ पे मिलती है, देवप्रयाग में। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि गंगा नदी कैसे कैसे किस साइड से होकर जाती है, इनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ और आके मिलती हैं, तब जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है। यहाँ देखिए मैंने इससे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हमने अभी ऊपर थोड़ा सा मैप के थ्रू देखा था।
फर्स्ट पॉइंट है आपका, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी बनाती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। सेकेंड पॉइंट है आपका, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ मंदिर के तट पर स्थित है। थर्ड है, अलकनंदा की सहायक नदियाँ अभी हमने ऊपर पढ़ा कौन कौन सी हैं, धौलीगंगा, नंदाकिनी और पिंडार। चलिए अभी हम ये थोड़ा सा चार्ट के थ्रू देखते हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। देवप्रयाग देवप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी। और रुद्रप्रयाग में आपका अलकनंदा और मंदाकिनी। ये सारी नदियाँ अलकनंदा में ही तो मिलती हैं और किस किस जगह पे मिलती हैं वो इधर नाम दिया गया है, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और आपका रुद्रप्रयाग। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए देवप्रयाग तक का हमने यहाँ पे देवप्रयाग पे गंगा नदी मिलती है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे का देखते हैं कि देवप्रयाग से गंगा नदी आगे कैसे बढ़ती है। आपको मैप को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि इधर से उधर से क्या आया है। जब भी हम इसको अभी आसानी से समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, गंगा नदी मिलती है भागीरथी और अलकनंदा के संगम से। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ देवप्रयाग से गंगा नदी निकलते हुए कहाँ पे आती है, आपका देखिए हरिद्वार में। और हरिद्वार आपका कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो चलिए सबसे पहले अलकनंदा नदी जब पर्वतों से निकलती है तो सबसे पहले जो आपका पहाड़ी क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले किस शहर में प्रवेश करती है, आपका ये देखिए है हरिद्वार में। चलिए फिर देखते हैं हरिद्वार के बाद वो कहाँ प्रवेश करती है, यूपी में। हरिद्वार के बाद यूपी में प्रवेश करते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमने ब्लैक पेन से पॉइंट कर दिया है कि यहाँ तक का उत्तराखंड था, अब यहाँ से वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कहाँ पे आती है, कन्नौज में। और कन्नौज में आपकी एक नदी और सहायक नदी आके मिलती है, कौन सी, आपकी रामगंगा। रामगंगा कहाँ से आती है, आपकी उत्तराखंड से। देखिए मैंने इसको ब्रैकेट में ऊपर लिख दिया है। चलिए हरिद्वार से कहाँ आई, कन्नौज। अब कन्नौज से कहाँ पे आती है, ये प्रयागराज आ जाती है। चलिए तो प्रयागराज में आपकी ये देखिए मैंने ग्रीन कलर से किया हुआ है, कौन सी नदी आके मिलती है, यमुना। और यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से। यमुना की 3 सहायक नदियाँ और हैं जो यमुना में आके मिलती हुई तब जाके ये प्रयागराज में आके यहाँ पे गंगा में मिलती हैं। अब यमुना की वो तीनों सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। पहली नदी है आपका चंबल जो इंदौर एमपी से आती है। और दूसरी नदी है आपकी बेतवा जो विंध्य पर्वत, ये भी एमपी से आती है। तीसरी नदी है आपकी केन जो मध्य प्रदेश के कैमूर पहाड़ी से आती है। ये कहाँ पे आके मिल जाती है, प्रयागराज में। हम कहते हैं कि प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। सरस्वती नदी, आपको पता है कि सरस्वती नदी को इतना पवित्र माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है सरस्वती नदी अगर पृथ्वी पे आएगी तो उसे लोग छू देंगे तो वो अपवित्र हो जाएगी। इसलिए आपकी सरस्वती नदी क्या है, विलुप्त नदी है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहाँ पे होता है, प्रयागराज में। चलिए अब हरिद्वार, कन्नौज, प्रयागराज। अब प्रयागराज के आगे आते हैं हम। गंगा नदी यमुना से मिलती हुई रामगंगा, यमुना मतलब रामगंगा और यमुना, इन दोनों सहायक नदियों को लेते हुए वे कहाँ पे आ जाती है, गाजीपुर में। गाजीपुर भी आपका यूपी है, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे है गाजीपुर। अब गाजीपुर में देखिए गाजीपुर में एक सहायक नदी और आके मिलती है, वो कौन सी है, आपकी गोमती नदी जो कहाँ से आती है, पीलीभीत से। और पीलीभीत आपका कहाँ पे है, यूपी में, जो फुलहार झील से आती है, कौन सी नदी, गोमती। चलिए अब गाजीपुर के बाद ये कहाँ पे प्रवेश करती है, बिहार में। ये देखिए हमने ब्लैक से पॉइंट किया हुआ है। अब बिहार के छपरा में आती है, वो बिहार में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले कहाँ आती है, छपरा में। अब इधर देखिए छपरा में भी सहायक नदियाँ आके मिलती हैं जो कि कहाँ से आती हैं, नेपाल से। नेपाल से कौन कौन सी नदी आती है, एक तो काली है आपका, दूसरा कर्णाली। काली और करलाली। और काली को हम इंडिया में जब ये आ जाती है काली नदी हमारी नेपाल से तो हम इसको शारदा बोलते हैं। और करलाली जब इंडिया में आ जाती है तो उसको घाघरा बोलते हैं। इट मीन्स नेपाल में जब ये नदियाँ होती हैं तो इसको काली और कर्णाली बोलते हैं, और जब ये नदियाँ इंडिया में प्रवेश कर जाती हैं तब हम इसको शारदा और घाघरा बोलते हैं। चलिए देखिए जब काली निकलती है तो कुछ दूर तक ये आती है, उसके बाद आके यहाँ पे करडाली में मिल जाती है। मतलब हम कह सकते हैं शारदा नदी घाघरा में मिल जाती है और फिर घाघरा नदी आके छपरा में मिल जाती है, कहाँ पे, आपके गंगा में। चलिए अब फिर गंगा नदी कहाँ पे आती है, छपरा के बाद पटना में आती है। ये देखिए अब
पटना में एक सहायक नदी आपकी और आके मिलती है, जो कौन सी है? आपकी सोन नदी। और सोन नदी कहाँ से आती है? आपकी अमरकंटक की पहाड़ी से। जो अमरकंटक की पहाड़ी आपका कहाँ है? एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे। चलिए, आपकी गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी जो है आपकी, वो सोन नदी ही है। आपको पता है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी वो कौन सी है? यमुना। और यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपकी सोन नदी, जो कहाँ से आती है? अमरकंटक की पहाड़ी से आके कहाँ पे गंगा में कहाँ पे मिलती है? पटना में, बिहार के पटना में। सोन नदी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जो यूनानी थे मेगास्थनीज, इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा है कि इसमें जो है सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इस वजह से इसका नाम सोन नदी पड़ा। बहुत सारे मत और भी हैं इसके कि इसका नाम सोन नदी क्यों पड़ा। तो आपको पता है कि यमुना के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सोन नदी। और यमुना को हम कालिंदी नदी भी बोलते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आता है कि यमुना का दूसरा नाम क्या है, तो यमुना का दूसरा नाम क्या है? आपका कालिंदी। चलिए, हमने देख लिया कि सोन नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है? पटना में। अब हम आगे देखते हैं, पटना के बाद गंगा नदी कहाँ पे आती है? सोनपुर में। चलिए, अब सोनपुर में नेपाल से एक नदी और आती है, कौन सी? गंडक। नेपाल से गंडक नदी आके कहाँ पे मिलती है? गंगा में, सोनपुर में। चलिए, आगे आते हैं, फिर नेपाल से कौन सी नदी आती है? कोसी। और आपको पता है कि कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी कहाँ पे आके मिलती है गंगा नदी में? कुर्सेला पे। मीन्स गंडक आके सोनपुर में मिलती है, और कोसी जो सहायक नदी है आपकी, वो कहाँ पे आके मिलती है? कुर्सेला में। चलिए, अब हम देखते हैं, देखिए हमारा अब क्या आ गया? वेस्ट बंगाल। देखिए, वेस्ट बंगाल में एंटर करती है गंगा नदी। वेस्ट बंगाल में कहाँ पे एंटर करती है? फर्रुखा बैराज, जो कि बिहार और वेस्ट बंगाल का क्या है? बॉर्डर है। अब फर्रुखा बैराज में देखिए, दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी और आती है, जो कि क्या है? महानंदा। और महानंदा आके कहाँ पे मिलती है? फर्रुखा बैराज में आके गंगा से मिल जाती है। और महानंदा है जो आपकी, ये गंगा की आपकी आखिरी ट्रिब्यूटरी है, यानी कि गंगा की आपकी सहायक नदी है। मतलब महानंदा फर्रुखा बैराज में आके कहाँ पे मिल जाती है? गंगा में। चलिए, आगे देखते हैं। गंगा नदी आपका पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ पे चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ये जो ग्रीन कलर से हमने किया है, ये आपका गंगा नदी कहाँ पे जा रही है? पश्चिम बंगाल में। और गंगा नदी को ही पश्चिम बंगाल में हम किसके नाम से जानते हैं? हुगली से। और हुगली में एक सहायक नदी और आके मिलती है, कौन सी है? दामोदर नदी, जो कहाँ से आती है? छोटा नागपुर पठार से। और ये गंगा नदी है, यही बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में हम गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए, आगे देखते हैं। फिर पद्मा में जो है दो सहायक नदियाँ और मिलती हैं, जो कौन कौन सी हैं? जमुना और मेघना। और ये जमुना और मेघना ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो और ये जब गंगा मीन्स पद्मा आती है, और ये जहाँ कहाँ चली जाती है? सुंदरबन के डेल्टा में। और ये सुंदरबन का डेल्टा आपको पता है कि सबसे बड़ा डेल्टा है। वेस्ट बंगाल से दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा हुगली है, जो कि बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, और दूसरी बांग्लादेश में चली जाती है, जो कि बांग्लादेश में किस नदी के नाम से जानते हैं हम? पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए, हम आगे थोड़ा सा पॉइंट और देख लेते हैं गंगा नदी के बारे में। काली नदी को भारत में क्या कहा जाता है? शारदा। और कर्णाली को क्या बोलते हैं? घाघरा। ये काली और कर्णाली आपकी कहाँ से आती है? नेपाल से आती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेपाल से आने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, जो हमने देखा, जो गंगा में आके मिलते हैं? काली, कर्णाली, गंडक और कोसी। चलिए, कोसी नदी अपने रास्तों को बदलने के लिए कुख्यात है। चलिए, इसी वजह से बिहार में बाढ़ भी आती है, क्योंकि ये अपने रास्ते को बदलती रहती है, इस वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए, कोसी नदी को क्या बोलते हैं? बिहार का शोक। दामोदर नदी को हम पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। अब इसको पश्चिम बंगाल का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि दामोदर नदी की वजह से पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है। चलिए, महानंदा गंगा की आखिरी सहायक नदी है, और रामगंगा पहली सहायक नदी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा नदी को वेस्ट बंगाल में हुगली कहते हैं, और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? पद्मा। चलिए, अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हमने क्या? सिंधु नदी तंत्र देख लिया, गंगा नदी तंत्र देख लिया। अब ये आपका हिमालयी नदियाँ में लास्ट है आपको कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह नदी 3 देशों से होके बहती है, कौन कौन सा? चीन, भारत और बांग्लादेश। और आपका गंगा कौन कौन से होके बहती थी? चीन,
भारत और पाकिस्तान। चलिए थर्ड पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है और गंगा की आपकी कुल लंबाई कितनी थी 2525 किलोमीटर, पर भारत में इसकी लंबाई कितनी है 916 किलोमीटर। कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन इंडिया में ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है 916 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी गंगा। ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तिब्बत में हम यारलुंग सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं हम जमुना। ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं और गंगा को क्या बोलते थे पद्मा। चलिए नेक्स्ट है, चीन के तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरवा पर्वत से टकराकर यू टर्न लेती है और भारत में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये है आपका क्या आपका ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन सी है, देखिए दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपिली, जो कौन सी साइड से आती हैं लेफ्ट साइड से, और इधर कौन सी है सुबनसिरी, मानस, संकोच, तिस्ता, ये कौन सी साइड से आती हैं आपकी राइट साइड से। तो जो सहायक नदियाँ हैं सबसे पहले इधर से लेफ्ट साइड से कौन सी आती है दिबांग, लोहित, लोहित को हम खूनी नदी भी बोलते हैं, और धनसिरी और कोपिली। चलिए दिबांग, लोहित, धनसिरी और कोपिली ये लेफ्ट साइड की नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की, और राइट साइड की कौन सी है सुबनसिरी, मानस, संकोच और तिस्ता। तिस्ता नदी कहाँ से आती है चोलामू झील से, और चोलामू झील कहाँ पे है आपका सिक्किम में। और ये चोलामू झील जो है आपका भारत की सबसे ऊंची झील है। आई थिंक आपको ये एग्जाम में ये भी पूछता है कि कौन सी नदी किस साइड से आ रही है, तो ब्रह्मपुत्र की ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, और भी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, बट ये इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आई थिंक आपको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे हम प्रायद्वीपीय नदियाँ अगले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।